समय पे आपका टारगेट पूरा हो सके, लूसेंट कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास का, प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1 है, जिसको मतलब सामान्य इतिहास कह सकते हैं, सामान्य परिचय कह सकते हैं जिसको, वो है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए और पूरा सुनिए। और खास बात है, मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले कि मैं यहाँ वस्तुनिष्ठ तो है ही, इसमें हम साथ में आपको ऑप्शन ये देंगे कि जिसमें जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी मैं बताऊंगा कौन से ऑप्शन का क्या वो है, मतलब उसका उत्तर है या वो कहाँ प्रयोग हुआ है, हो सकता है उसका जानकारी उसके बारे में जो भी है वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप साथ में बने रहिए। हम आपका जल्दी से जल्दी लूसेंट का सामान्य ज्ञान को क्लियर करने का, कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज पहला वीडियो है ये, इसके लिए आपको भी आज सिर्फ चैप्टर 1 जो रहेगा सामान्य इतिहास, सामान्य परिचय, वो हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप लगे रहिए। हम आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से व्याख्या के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ये देखिए लेटेस्ट अपडेटेड है ये। पहला प्रश्न है, और जूम कर, चलिए पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। जाहिर सी बात है, इतिहास में हम लोग अपने अतीत को ही पढ़ते हैं, शासन, समाज, पर्यावरण, तो इतिहास अतीत का हिस्सा है। इसका पहला उत्तर जो होगा वो इतिहास का अतीत होगा। अतीत को ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, थ्यूसिडाइडियस, हेरोडोटस, मैनेथो, होमर। इसका सही उत्तर जो है आपका हेरोडोटस है, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस आपका ये सही उत्तर है। इसके बारे में कुछ बता दूं, हेरोडोटस जो थे उनका जन्म मतलब 484 बीसी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और मरे ये 425 में थे। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार और भूगोलवेता भी थे। ठीक है, और ये मतलब ग्रीक शहर के रहने वाले थे। इनको खास बात, एक बात और बताऊं, ये हेरोडोटस जो है इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचना की गई किताबों का नाम कुछ है, जो एक है जो बहुत प्रसिद्ध है, द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज करके है। हिस्ट्रीज है। आप एक काम जरूर करते जाइएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको कॉपी पेन लेकर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि साथ में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हो सकता है कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हम यहाँ ना लिख पाए या जगह कम होने की वजह से ना लिख पाए, मगर आप उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको अगर संभव हो तो आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये इनका जो वो था, क्या कहते हैं, ये पहले इतिहासकार थे जो एक व्यवस्थित जांच और साइंटिफिक मेथड के माध्यम से इन्होंने इतिहास का लेखन किया था। ठीक है, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हो सकता है इससे संबंधित आगे भी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और इनका जो सबसे मतलब खास बात यह है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। तो भारत और फारस के जो संबंध था उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ठीक है, इसको किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा, किसने कहा? थ्यूसिडाइडियस ने कहा, पॉलीबियस ने कहा, टैसिटस ने कहा। इसका सही उत्तर है पॉलीबियस। इसका सही उत्तर है पॉलीबियस ने कहा। ठीक है, पॉलीबियस एक यूनानी मतलब इतिहासकार थे, और पॉलीबियस जो है, इन्होंने जो हेरोडोटस द्वारा रचित वो है, हेरोडोटस द्वारा रचित द हिस्ट्री है, उसको उन्होंने अपडेट किया था। मतलब उन्होंने आगे का, जैसे आगे का उन्होंने मतलब उसको अपडेट किया था। आगे मतलब जैसे कैसे मान लीजिए अपने पुराण है, पुराण में भी
किसी समय में किसी ने लिखा, अभी आने वाले समय में किसी लोगों ने उसको कुछ ना कुछ उसमें अपडेट किया है, ठीक है। वैसे इन्होंने भी अपडेट किया था, ठीक है। तो जैसे इन्होंने अपडेट किया दोस्तों, मतलब ये इन्होंने अपने किताब द हिस्ट्रीज में जो अपडेट किया वो था प्यूनिक युद्ध के बारे में। इन्होंने अपडेट किया था ये प्यूनिक वॉर के बारे में, जो मतलब रोम और कार्थेज के मध्य हुआ था, ठीक है। और इसके मध्य हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है। द हिस्ट्रीज के भी रचनाकार भी हमने बताया था हेरोडोटस थे, ठीक है। हेरोडोटस रचनाकार तो हेरोडोटस थे ही, मगर इसमें जो अपडेट करने का काम किया था प्यूनिक युद्ध को, उन्होंने पॉलीबियस ने किया था, ठीक है। अब इतिहास का पिता किसे कहा गया है, इसमें इतिहास का पिता आपको अभी बताया हमने, इतिहास का पिता इसमें आपको हेरोडोटस को ही कहा गया है। इनमें जो कुछ प्रसिद्ध नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, उनके बारे में कुछ कुछ बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका आपने ये जैसे इसमें इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा, और इतिहास चलिए 5 तक को बताते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो प्रसिद्ध नाम है उसके बारे में आपको हम बताते चले। जैसे होमर हुए, यहाँ पे है होमर, होमर का नाम आया है, ठीक है। या एक जगह और कहीं आया हुआ था होमर का नाम, अच्छा चलिए एक ही जगह है। होमर जो थे वो भी प्रख्यात यूनानी थे। इनका कालखंड मतलब 1000 बीसी के आसपास में इनका समय कालखंड था, जब ये मतलब उस समय जीवित थे ये। और सबसे अच्छी बात ये कि मतलब खास बात ये कि अंधे थे, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना है होमर की, याद रखिएगा बहुत जरूरी है। प्रसिद्ध रचना है होमर की, होमर की प्रसिद्ध रचना है आपकी इलियड और ओडेसी। इलियड और ओडिसी, थोड़ा सा लिखने में समस्या है। ओडिसी, इलियड और ओडिसी इनकी प्रसिद्ध साहित्य, जैसे हम लोग के महाभारत और रामायण है, उसी तरीके से वहां पे मतलब उस समय यूनान में इलियड और ओडिसी काफी प्रसिद्ध था। इलियड के आपने एक फिल्म देखा होगा हॉलीवुड की, ट्रॉय, ठीक है। ट्रॉय ये मतलब उसी पे आधारित है, ये ट्रॉय जो कहानी है, ये इलियड जो इनकी कथा है, ठीक है, काव्य है, इस पे ही आधारित है आपका ट्रॉय वाली फिल्म जो हॉलीवुड की थी, ठीक है। एक आपका हो गया, एक है आपके यहाँ पे देखिए कि ये नाम छूट गया, मनेथो। मनेथो जो थे, ठीक है, मनेथो जो थे वो मनेथो जो थे ये इजिप्ट के एक धार्मिक विद्वान थे, ठीक है। तो टॉलमी 285 246 बीसी के आसपास में थे, यानी कि ये आप समझ लीजिए राजा जो हम लोग के यहाँ सम्राट बिंदुसार थे, ठीक है, सम्राट बिंदुसार के कालखंड के थे ये मनेथो, ठीक है। मतलब अगर पूछा जाए कि मनेथो बिंदुसार के समय मतलब जो मेसोडोनिया में, मतलब ये पूछा क्या जाता, ये पूछा नहीं जाएगा, हम आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि ये मेसोडोनिया में थे। ये प्रख्यात धार्मिक विद्वान थे, जो मतलब ये जो इनका जीवन रहा है वो मतलब अशोक और बिंदुसार के जीवन के मध्य रहा है, मतलब उसी बीच में ये पैदा हुए और मरे, ठीक है। और एक कोई छूट तो नहीं रहा है, थ्यूसिडाइडियस छूट रहे हैं, ठीक है। थ्यूसिडाइडियस जो है ये देखिए, ये जो थ्यूसिडाइडियस है ये इन्होंने भी एक किताब लिखी है, पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास, प्रसिद्ध किताब है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर के लेखक है ये। और इस युद्ध में एथेंस और स्पार्टा, स्पार्टन्स तो आपने सुना ही होगा, 300 जो फिल्म थी स्पार्टन्स या स्पार्टा, उसके मध्य जो युद्ध हुआ था, एथेंस और स्पार्टा के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था 441 बीसी में से 441 बीसी से 404 बीसी तक युद्ध चला, काफी लंबा चला था ये युद्ध, ठीक है। तो उस युद्ध का मतलब युद्ध लंबा चलने का मतलब छुटपुट घटनाएं होती थी, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था, फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ था। तो ये पेलोपोनेशियन युद्ध जो हुआ वो उतने दिन चलता रहा, ठीक है। ये हमने सबके बारे में बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसिसियस जो है कहाँ गए, ये छूट गए यहाँ पे,
ये टैसीसियस हैं, ये प्रसिद्ध यूनानी वैद्य थे, ये, ठीक है। और हेरोडोटस के तो आप जान ही चुके हैं कि ये इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। और प्लूटार्क के बारे में भी, हाँ, प्लूटार्क के बारे में बता दें, ये भी इतिहासकार और रचनाकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है पैरेलल लाइव्स और मोरालिया है, पैरेलल लाइव्स और मोरालिया। लाइव्स सही से चल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा समस्या है। मतलब हम जो बोले वो आप सुन लीजिए, और उसको अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लूटार्क के बारे में सुन लिया। एक और बहुत प्रसिद्ध रचना थी, ऑगस्ट ऑफ विटिलियस, ठीक है। ये भी एक उनकी प्रसिद्ध रचना थी जो रोमन सम्राटों की जीवनियों पर आधारित है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये किसने कहा था, कुछ आइडिया है? इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसको कहा था हेरोडोटस। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसको कहा था हीगेल ने। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसको कहा था हीगेल ने, ठीक है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसको कहा हीगेल, भाई साहब ने कहा। हीगेल के बारे में कुछ जानकारी दे दूं आपको। हीगेल एक जर्मनी के आदर्शवादी दार्शनिक थे, जो मतलब इनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था, और बहुत प्रसिद्ध जगह जहां आप लोग भी जानते होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, स्टुटगार्ट में हुआ था, वहीं जहां भिखाजी कामा पहली बार तिरंगा फहराई थी, वहीं पे, ठीक है। और इसमें एक प्रसिद्ध नाम और आपको देख रहे होंगे, इसका आंसर यही हुआ आपका, आंसर ये हो गया आपका, ये हीगेल हो गया आंसर। और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स को भी आप जानते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप जानते नहीं होंगे। कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के दार्शनिक, इतिहासकार, समाजशास्त्री थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल, ठीक है, हो गया। कलहण को आप जान ही रहे हैं, कलहण को अगर आप नहीं जान रहे हैं और इतिहास पढ़ते हैं तो फिर बहुत ही दुखद बात है कि आप नहीं जानते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो पता है? नहीं पता है, थोड़ा सा समय लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। मैं ही बता देता हूँ, इनकी प्रसिद्ध रचना है राजतरंगिणी, ठीक है। ये जो जिस कालखंड में थे वो लोहार वंश के कालखंड में थे, और अगले मतलब जो वो हैं, ये बर्नी को भी आप जान ही रहे हैं। बर्नी भी बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जो इनका पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। इतिहासकार, विचारक भी थे ये। और ये भाई साहब जो है, ये मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक के कालखंड में थे, उनके दरबार में थे, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है तारीख फिरोज शाही, बहुत प्रसिद्ध, इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए किताब बहुत ही प्रसिद्ध है, तारीख फिरोज शाही, ठीक है। आप लोग इसको बहुत भली भांति ही जानते होंगे, ठीक है। अगला है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। किसने कहा? प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है ये, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कीजिए, हम बताते हैं इसका उत्तर। इसको भी हीगेल ने ही कहा है, इसके बारे में भी हीगेल ने ही कहा है कि हम इतिहास, कहाँ गया थोड़ा सा उसको, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, ठीक है। इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। इसका कथन है, ये हीगेल साहब का कथन है, ठीक है। हीगेल साहब का कथन है। और इनके अलावा जो नाम दिख रहे हैं वो भी मैं बता दूं, ठीक है।
के अलावा जो एक सब प्रसिद्ध नाम है जेबी ब्यूरी का। जेबी ब्यूरी जो है ये ब्रिटिश आयरिश विद्वान है, ये इतिहासकार थे, और कार्ल मार्क्स को आप जान ही रहे हैं। और E.H. कार, इनका नाम आगे भी सुनने को मिलेगा। E.H. कार जो है ये भी ब्रिटिश इतिहासकार हैं, और इनकी रचना है द हिस्ट्री ऑफ सोवियत रसिया एंड व्हाट अ हिस्ट्री। ये 2 किताबें इनकी प्रसिद्ध है, नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ लिखने बताने में थोड़ा सा समस्या है। ठीक है, ये E.H. कार की जो प्रसिद्ध रचना है वो है हिस्ट्री ऑफ सोवियत रसिया और व्हाट अ हिस्ट्री। आप ऐसा कीजिए ना, आप जो आपका ये बुक है, एक ये जो नया बुक आप लेंगे, इस बुक पे आप साइड में लिखते चले जाइएगा पेंसिल से, जरूरत है छोटा छोटा, क्योंकि अब इस बुक को तो आपको कहीं ले तो जाना नहीं है, ना ही कहीं प्रदर्शनी में लगाना है। ठीक है, इस बुक को रंग दीजिए पूरा, लिख लिख के इसके बारे में जो भी नोट्स छोटा छोटा बनता है, हम जो बताते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए। जो इम्पोर्टेंट है, बातें तो हम बहुत कर रहे हैं मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप जरूर लिखते चले जाइए साथ में, ताकि आपको आपका जब आप रिवीजन करने जाएं तो आप उसको सही से दोबारा रिवाइज कर सकें, क्योंकि चीज़ों को कहीं से भी कुछ पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप हमेशा हर चीज को तैयार लेकर चलिए। अगला प्रश्न है, इसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, इसको किसने कहा? इसको कहा है कार्ल मार्क्स ने। इसको किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा। इसका आंसर ये कार्ल मार्क्स होगा। और जेबी की ब्यूरी के बारे में आप जान ही चुके हैं, E.H. कार के बारे में जान ही चुके हैं। कॉलिंगवुड के बारे में मैंने नहीं बताया है। कॉलिंगवुड भी एक दार्शनिक इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है, लिख लीजिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, दूसरा है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। कॉलिंगवुड की जो 2 प्रसिद्ध रचना है, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और दूसरा है आइडिया ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ठीक है, इसमें है, पहला है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। दूसरा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तीसरा, इतिहास अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय अभिलेख है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा आपका बी, क्योंकि शोषक, शोषित, इस टाइप का जो शब्द है हमारे ये जो कार्ल मार्क्स के कालखंड के लोग हैं वो बहुत प्रयोग करते थे। ठीक है, ये वही है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच के संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है, इसको कहा किसने? इसको कहा है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा, यहाँ देखिए मार्क्स लिखा है, कार्ल मार्क्स ने कहा यहाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इसको किसने किया है? इसका भी उत्तर वही मार्क्स है, मार्क्स साहब, कार्ल मार्क्स। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ये कार्ल मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है यही। ठीक है, ये आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी यही प्रश्न से जुड़ा एक आ गया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। और ये क्या है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया, वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। बोलो, क्लियर है? 2 चीज आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दोनों एक दूसरे के हैं। और इसमें वही मतलब कार्ल मार्क्स से रिलेटेड अगर इन 4 प्रश्नों में हम लोग देखें तो एक वर्ग संघर्ष, शोषित और वंचित, शोषित और क्या कहते हैं, शोषित और शोषक वर्गों के बीच का संघर्ष बताया गया है। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।
और कार्ल मार्क्स, ये 3 चीज हैं जो एक दूसरे के से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है, इतिहास विगत की राजधानी है, राजनीति है, सॉरी माफ कीजिएगा, इतिहास विगत की राजनीति है। ठीक है, किसका कथन है? ये कथन है आपका सीले का। ठीक है, अब इन सीले के बारे में भी जान लीजिए। इनका नाम, पूरा नाम है जॉन सीले। जॉन सीले। ठीक है, ये जो इनका कथन है, इतिहास विगत की राजधानी राजनीति है, शायद बार बार राजधानी क्यों है। ठीक है, इनका एक और प्रसिद्ध कथन है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई फल नहीं है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। ये शायद अगला प्रश्न है आपका। देखिए, हाँ यार, ठीक है, अगला प्रश्न है, इस सूचियों को मिलाना है, हम डायरेक्ट आपको बता ही दे रहे हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड, इनका कथन जो है वो हम बता रहे हैं, परिभाषा इन्होंने जो इतिहास की परिभाषा दी है, उन्होंने दिया है, इतिहास सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा। ठीक है, ट्रेवेलियन ने क्या कहा? ट्रेवेलियन ने कहा कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इन्होंने क्या कहा? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इसका कॉलिंगवुड बाबू ने क्या कहा? कॉलिंगवुड बाबू ने कहा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यानी कि पहला, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और एक लास्ट बच रहा हो, ब्यूरी बाबू ने कहा है, ब्यूरी बाबू ने कहा है 2 पर जो है, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिए। याद होगा आपको सीडीपीओ का जो पिछले साल, मतलब इसी साल जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, इसमें कथन काफी पूछा था। इस बार आपके लूसेंट ने इस बार इस प्रयोग किया है, अपडेट किया है, इसमें आपको इन चीजों को, कथनों को याद रखना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हमने आपके सामने लाने का काम किया है। अगला प्रश्न है, इस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा है समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ठीक है, किसने कहा है? ये आपका कहा है बेनेडिटो क्रोचे। बेनेडिटो क्रोचे ने कहा है, ये इटली के थे। ठीक है, आंसर यही हुआ। क्या कहा? ये मतलब ये इटली के आत्मवादी दार्शनिक हैं। बेनेडिटो क्रोचे एक आत्मवादी इतिहासकार हैं, आत्मवादी दर्शन शास्त्री हैं। ठीक है, और ईएचकार के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इतिहास, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न जो है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बाद के बीच एक अंतहीन वार्ता है। इतिहास वर्तमान व अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, किसने कहा ये? ठीक है, ये किसने कहा है? कुछ गेस कीजिए आप लोग। नहीं कर पाएंगे इसका, क्योंकि ये कठिन है थोड़ा। ये इन्होंने कहा ईएचकार ने। ईएचकार के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, कुछ देर पहले ही। ईएचकार कौन थे? ठीक है, अगला इनमें एक नाम है, इनके बारे में बता दें थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, थोड़ा बहुत बताते हैं इनके बारे में, ईएचकार के बारे में। सिस्टम सहयोग नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। अगला नाम है चार्ल्स फर्थ। ठीक है, ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं। चार्ल्स फर्थ जो है ब्रिटिश इतिहासकार, हिस्टोरियन है। विंसेंट स्मिथ, ये विंसेंट एडम स्मिथ, इनका तो नाम सुने ही होंगे आप लोग, जरूर सुने होंगे। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार हैं। ठीक है, नाम मतलब जरूर नाम सुने होंगे, ऐसा नहीं, आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो इनका नाम आप अवश्य सुने होंगे। ये मतलब एक प्रख्यात पुरातत्वविद तो थे ही,
मुद्रा शास्त्री थे, और ये इनका नाम जो जुड़ा हुआ है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से भी नाम इनका जुड़ा हुआ है। ठीक है, एडम विंसेंट एडम स्मिथ इनका नाम का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वां का। ये बहुत इजी है, आराम से निकल लेंगे हम लोग यहाँ से। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी, इसका संक्षिप्तकार है। ठीक है, ये आप बताइए कमेंट में, अगर आप पढ़ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो जरूर बताइए, ऐसे बता ही देंगे। इसका सही उत्तर जो है बिफोर क्राइस्ट है, बीसी आंसर। ठीक है, अगला है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली एडी, एडी का पूर्ण रूप होता है। ये अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं ना, क्या करना है। इसका है एनाडोमिना, एनोडोमिना, एडी आंसर भी एडी। ओह, बहुत परेशान करता है सब। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है एडी तो असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या क्या ऑप्शन दे देता है। ठीक है, मर्जी है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। वर्ष 50 ईसा पूर्व, 18वां प्रश्न है। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या, मतलब इसको इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, इसको मतलब इसका सही रूप क्या है। ठीक है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, या जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कीजिए। है बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। सोचिए और उत्तर दीजिए, बहुत इजी है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं तो हम लोग असल में बोलते हैं 11वीं सदी, हमेशा एक आगे का बोलते। अगर 1000 जैसे अगर ये इसकी जगह 1105 होता तो उसको हम लोग 12वीं सदी कहते, समझे। तो ये बहुत क्लियर था। चलिए अगला 20 में हम लोग देते हैं प्रश्न। 20 जो है सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें संवत्सर है, संवत, और किस समय से गणना की जाती है। तो ये बहुत इजी है, अगर आप लोग पढ़ते हैं या घर के पुरानी कैलेंडर्स को आप देखते हैं तो आप इसको आराम से समझ सकेंगे कि कौन सा किस सन के लिए कहा गया है। चलिए हम डायरेक्ट ही बता देते हैं, अगर आता है तो उत्तर दीजिए कमेंट में, नहीं तो फिर आराम से सुनते रहिए। ये आया विक्रम संवत होता है 58 ईसा पूर्व को कहते हैं, मतलब वहां उस 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, ये वहां से इसकी गणना शुरू होती है। आगे इससे संबंधित कई प्रश्न मिलेंगे, उस एंड में ही लगे रहिए, साथ में बने रहिए, आपको मिलेगा। शक संवत, विक्रम संवत तो आपको पता है किसने शुरू किया है, हम बता देते हैं। ये सम्राट विक्रमादित्य थे, उन्होंने मतलब 57-58 ईसा पूर्व कहा जाता है, 57-58 ईसा पूर्व, मतलब ये 2 वर्ष है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मगर मान के चलिए 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व ही है। ठीक है, और आगे है शक संवत। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ, आइडिया है? नहीं आइडिया तो हम बता देते हैं। ये शुरू हुआ है 78 ईसा ईस्वी, 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? कुषाण वंशी शासक थे कनिष्क, इनके द्वारा
कनिष्क द्वारा ठीक है, कनिष्क द्वारा शुरू किया हुआ है। अगला है गुप्त संवत। ठीक है, अगला है सवाल, गुप्त संवत किस वर्ष शुरू हुआ? तो गुप्त संवत शुरू हुआ है 320 ईस्वी। गुप्त संवत कब शुरू हुआ? ये मतलब आप गुप्त काल जब शुरू था 320, याद रखिए गुप्त काल का समय भी था। इसको इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 320 ईसा पूर्व में। इसने किया था चंद्र प्रथम। आ गया पीछे। ठीक है, आगे सबसे मतलब मस्त अच्छा है ये सवाल, जल्दी आपको पढ़ने को कहीं नहीं मिला होगा। कली संवत्सर ये कब शुरू हुआ था? कुछ आइडिया है किसी को? अगर नहीं है सुनिए, अगर किसी को आइडिया है तो फटाक से एकदम आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, ये कली संवत्सर शुरू हुआ था आपका देखिए परेशान करने में लगा हुआ। ये शुरू हुआ था 3102 ईसा पूर्व। अब ध्यान से सुनिएगा, 3102 ईसा पूर्व में कली संवत्सर शुरू हुआ था। ये इसके बारे में कहा जाता है, यह मान्यता है कि ये भारत का सबसे प्राचीन संवत है, जो जिसकी शुरुआत पांडवों में कौन? अभिमन्यु का अभिमन्यु, जो पांच पांडव थे, अभिमन्यु तो मर गए थे, उनके पुत्र जो थे परीक्षित, जो मतलब मतलब आगे पांडव वंश को आगे ले गए वो लोग। ठीक है, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जिस साल बैठे गद्दी पे, ठीक है, इंद्रप्रस्थ की गद्दी पे बैठे, उस साल 3102 ईसा पूर्व था और उसी समय ये कली संवत्सर शुरू हुआ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसके में जो है, इसी संवत को भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम प्रस्थान किए थे, मतलब उनका स्वर्गवास हुआ था भगवान श्री कृष्ण का 3102 में। वहां से ये कलयुग शुरू हुआ। ठीक है, वहां से ये कलयुग शुरू हुआ और कली संवत्सर शुरू हुआ, ये ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऐसे इसमें उत्तर डी हो जाएगा, आपको हम डायरेक्ट बता दिए मगर डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अरे वाह, तो आप लोग बता ही देंगे, अभी जस्ट ये सवाल हम लोग से क्रॉस किए हैं। इसका सही उत्तर है 57 ईसा पूर्व। ठीक है, 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ, ये हो गया इसमें। अच्छा, अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि अभी वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो उसके लिए आपको एकदम क्लियर कट आपको बताएं, बहुत मतलब आसान है। क्लियर कट ये है कि ये जो अभी मान लीजिए चल रहा है 2022 में कौन सा विक्रम संवत चलेगा, तो इसमें 57 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7 2 9 5 2 7 2 0। अभी जो मतलब अगर अभी पूछा जाए तो ये आपका 2700 2089 80 2079 ईस्वी वर्ष पूर्व विक्रम संवत हुआ था ये, यानी विक्रम संवत इसी वर्ष चल रहा है अभी। अगर अभी वर्तमान में पूछा जाए कि 2022 में कौन सी विक्रमी संवत चल रहा है, तो 2079 विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है, चला शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? किसी को पता है? कोई जानकार बताए कमेंट में कि कब शुरू हुआ था।
उस समय कौन शासक था ये तो हम बता चुके हैं, बहुत आसान है, और नहीं मालूम है तो भी बता देते हैं। शक संवत हुआ था शुरू कनिष्क के शासनकाल में, के शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था, और ये उस समय सन था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, वो 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए वहां से इसको गिना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 24वां सवाल, 20वां सवाल सॉरी। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पे आधारित है? कली संवत पे आधारित है, विक्रम संवत पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है, या इनमें से कोई नहीं? किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम ये बता दे रहे हैं, ये शक संवत पे आधारित है। नेपाल में विक्रम संवत चलता है, नेपाल में विक्रम संवत चलता है। ठीक है, आंसर ये हो गया भाई, गलत नहीं। ठीक है, विक्रम संवत। 24वां उत्तर है गुप्त संवत 320 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका श्रेय, ये सब तुमने बता ही दिया है, चलिए फिर से बता देते हैं। इसका शुरू करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और ये किस खुशी में या किस इवेंट के अवसर पर इन्होंने गुप्त संवत शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने इस इवेंट पे कौन सी खुशी या कौन से कारण वश ये शुरू किया, इसका किसी को पता है? ये अगला प्रश्न वही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली थी जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने संवत का शुरुआत किया था? इसका चारों ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं। जिनको पता है वो कमेंट में उत्तर करें, और जिनको नहीं पता है बने रहे, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने किया था अपने, जब इन्होंने पहली बार गद्दी नशी हुए, यानी राज्यारोहण हुआ, राज्याभिषेक हुआ, उसके उपलक्ष्य में स्मारक के तौर पर इन्होंने ये गुप्त संवत चलाने का काम किया। ठीक है, अगला प्रश्न है 26वां। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व का आरंभ हुआ, सही लगता है। शक संवत 78 सन 1878 में आरंभ हुआ, भी ठीक है। गुप्त संवत 320-19 यही माना जाता है। ठीक है, भारत में मुसलमान शासन युग 1192 शुरू हुआ। इसमें पूछ रहा है कि इसमें ये दो मतलब प्रत्येक ऑप्शन में कुछ कूट दिया हुआ है, तो यानी कि पहला और दूसरा एक साथ सही होगा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन चारों सही है, तीनों सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका हम उत्तर हम ही डायरेक्ट बता देते हैं। इसका उत्तर होगा सी, जिसमें विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व हुआ, सही है। संवत 78 ईस्वी में हुआ, सन 78 में, वो भी सही है। गुप्त संवत सन 320 में प्रारंभ हुआ, ये भी सही है, ये तीनों सही है। और मुगल तो पहले से मुसलमान शासन जो है युग आते जाते रहे, आक्रमण करते रहे लोग। ठीक है, मगर शासन अगर सही मायने से शुरू किया गया तो बाद में शुरू हुआ। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन, 27वां प्रश्न है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? मतलब सभी राजा लोग कोई ना कोई उपलक्ष्य में खुश हुए तो चलो संवत चालू कर देते हैं। चलिए ये भी याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना की, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न बन जाए आपके लिए। 4-5 तो लोग याद करके बैठे हैं हर्षवर्धन के संवत को, हर्ष संवत को लोग मतलब जनरली नहीं ध्यान देते हैं, पर आपको ध्यान देना है। हर्ष संवत 606 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, स्थापना किया गया था, किस उपलक्ष्य में? बताइए। जिसको आता है उत्तर वो बताएं, जिसको नहीं आता है उसको हम बताएंगे। नहीं मालूम, चलिए हम बताते हैं। ये
ये भी भाई साहब वही थे, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में उन्होंने अपना ये हर्ष संवत शुरू किए थे। ठीक है, और इसके बारे में कुछ कुछ बता देते हैं। ये जो हर्षवर्धन है, ये आपका वर्धन वंश है, इसके वर्धन वंश के संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। ये शायद सवाल 67वें बीपीएससी में अभी पूछा गया था कि हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन थे। और ये भी ऐसे, ये तथ्य भी सही है, कन्नौज का पर अधिकार करने के उपलक्ष्य, मगर ये सच इससे जुड़ा हुआ सच नहीं है। ठीक है, असल में हुआ क्या था, इनके समय में जब ये 16 वर्ष के थे, उनके बड़े भाई साहब थे राजवर्धन। ठीक है, राजवर्धन को गौड़ शासक, मतलब जो पूर्वी भारत में थे गौड़ शासक शशांक, उन्होंने छल से हत्या कर दी थी राजवर्धन, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की। तो बड़े भाई मारे जा चुके थे, इनकी जो छोटी बहन थी, ठीक है, प्रभावती, उसको कैद कर लिया था कन्नौज पे। जैसे ही राजवर्धन मरे तो ये अगला शासक तो हर्षवर्धन बने, तुरंत इन्होंने हमला किया और कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया। चूंकि शशांक गौड़ शासक जो शशांक थे वो कन्नौज पे शासन करना, तो मतलब वो कब्जे में ले लिए थे। फिर वो छुड़ाए अपनी बहन को, बहन तब तक बहन मुक्त होकर जा चुकी थी। वो उनके बारे में कहानी ऐसा है कि वो विंध्याचल पहुंच गई थी, वो मरने जा रही थी, पहाड़ से कूदने जा रही थी। तब तक सही समय पर हर्षवर्धन उनको बचा लेते हैं, अपनी बहन को। ठीक है, और शशांक भागने में कामयाब हो जाता है। शशांक के बारे में एक और आपको बता दें, शशांक वही था जो आपका बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, वही शशांक है। ठीक है, ये सब कुछ न कुछ करामाती शासक रहे हैं उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन भी सही है इनका, सिंधु विजय पे के उपलक्ष्य, सिंधु विजय भी इन्होंने किया था। सिंधु विजय का कहानी ये है कि ये सिंध पे हमला करते हैं, ये कब्जा कर सकते थे मगर वो उपहार से ही संतुष्ट हो गए, चूंकि अधीनता में लाना था, सिंध अधीन में आ गया, मगर उस पर कब्जा नहीं किए, वो स्वतंत्र छोड़ दिए और वहां से कुछ उपहार अपना जो टैक्स वैक्स वसूल के चल दी, वहां से चलते बने। अगला है 28वां प्रश्न है, वह कौन सा निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत होता है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, कहीं हम लोग को जल्दी पढ़ने को मिलता नहीं, इस बार आपको यहाँ मिल रहा है। कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला कलचुरी संवत भी कहलाता है, क्या कहलाता है? विक्रम संवत, शक संवत, कुटक संवत, इसमें तो आप लोग उत्तर आराम से दे देंगे, इसमें आप लोग उत्तर आराम से दे देंगे। कारण क्या है, विक्रम संवत आप जान ही रहे हैं 58 ईस्वी में हुआ, शक संवत 78 एडी में हुआ, कुटक इनमें से कोई तो कोई होगा नहीं, कोई ना कोई तो उत्तर होगा, तो इसका उत्तर आंसर त्रिकुटक संवत होगा। ठीक है, इसकी स्थापना 249 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 249 ईस्वी में। इसके शासक कौन थे? इस समय शासक थे कर्णराज, कलचुरी शासक कर्णराज, कर्णराज, या इसको लक्ष्मी कर्ण भी कहते हैं, इस उर्फ लक्ष्मी कर्ण। ठीक है, और इनके बारे में खास बात यह है कि ये लक्ष्मी कर्ण या कर्णराज जो है, ये राजा भोज जो मालवा के नरेश थे, राजा थे, राजा भोज को हराए थे। देखिए अभी सब जो भी हम डेटा बता रहे हैं, इसको आप साइड में लिखते जाइए। अगर कॉपी पेन नहीं अगर आप मतलब कॉपी पेन पे नोट नहीं करना चाहते तो कम से कम बुक पे ही, लूसेंट का जो बुक है इस पे ही आप कहीं साइड में नोट कर दीजिए, ताकि आपको जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे तो फटाफट तेजी से आप करते चले जाएंगे।
ठीक है, रिवीजन होता चला जाएगा। ये अगला है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत, मतलब एक विक्रम संवत ये है, एक चालुक्य विक्रम संवत भी है। ये किसने किया? इसका शुरुआत इन्होंने किया विक्रमादित्य षष्ठ विक्रमादित्य, छठवें विक्रमादित्य जो थे उन्होंने किया था, चालुक्य वंशी उन्होंने किया। इसके बारे में और क्या बताया जाए, ठीक है इतना। आगे अगला है प्रश्न, 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इनमें से धर्मपाल को प्राप्त नहीं हुआ, देवपाल को भी नहीं, विजय सेन को भी नहीं, लक्ष्मण सेन को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण सेन को प्राप्त हुआ था ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ठीक है, शक संवत का वर्ष होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है 1931। कैसे होगा बताते हैं। 2009 बोल रहा है, 2009 माइनस 78 1921, मतलब इसमें शक संवत जो 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ था, 78 ईस्वी में, ठीक है, वो कौन सा वर्ष होगा? तो ये 19, मतलब अगर 2009 को, अगर ये प्रश्न पूछा गया कि 2009 को शक संवत का कौन सा वर्ष होगा, ये 1931 होगा। पीछे ना चला गया आपका 70 संवत, मतलब पीछे नहीं, 78, उसमें 78 घटा दें तो 1931। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न ये है कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के में रूपांतरित करने पर कौन सा मान प्राप्त होगा? ठीक है, इसको भी आपको समझने के लिए आपको बताते हैं। 2070 बताया गया है और माइनस 78, ठीक है, 78 तक विक्रम संवत पूछ रहा है, ये विक्रम संवत पूछ रहा है, तो ये वो नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 57 घट के क्या आ जाएगा 2013। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसका उत्तर 2013 होगा, समझे? ठीक है। 32 का सवाल, प्रश्न ये था कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के में रूपांतरित करने पर क्या मान प्राप्त होगा? ठीक है, इसका मान प्राप्त हो गया 2013। कैसे आया ये यहाँ पे हमने बताया आपको। चलिए अगला प्रश्न 33वां, विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का फासला या अंतर है? ठीक है, विक्रम संवत और शक संवत के मध्य में कितने सालों का फासला है? तो विक्रम संवत हो गया 58 और शक संवत हुआ 78, या इसको 57 ही कर दीजिए, जो भी करना है, ठीक है। छोड़ दीजिए, 8 8 16, यहाँ से ला है 1 7 7 3 10 2 12 1 13, 136। तो 136 इसमें नियर अबाउट में ये आंसर है, तो इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, 58 और 57 के बीच को जोड़ देंगे और ये 135 का उत्तर आंसर प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, तो यानी कि शक संवत और विक्रम संवत के मध्य जो बीच में जो सालों का अंतर है वो 135 साल का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा ये वाला आपको बहुत। अगला सवाल है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, ठीक है। ये शक संवत 465, इसको विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो इसको क्या करना हो, सिंपल है, अभी यहीं पे बताया ऊपर, 465 प्लस 135 से 36, 135 ही ले लीजिए, 5 शून्य यहाँ से रहा 1, 4 शून्य यहाँ से रहा 1, 6, ये आंसर हो। यानी कि पुलकेशिन वन बादामी शिलालेख अगर विक्रम संवत में हम देखना चाहेंगे तो ये 600वीं ईस्वी होगी, तो उसके हिसाब से 600वां वर्ष होगा, ठीक है। अगला, राजस्थान सरकार जो होती है वो कैलेंडर चलाती है, वो कैलेंडर कौन से कैलेंडर को अपने यहाँ चलवाती है, ये है विक्रम संवत, ठीक है। उसमें विक्रम संवत में ये 2063 लिखा हुआ है, विक्रम संवत 263 लिखा हुआ है, तो साके में संवत क्या होगा? अगर विक्रम संवत 2063 लिखा है तो साके में इसका संवत क्या होगा, बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत इजी है, रॉकेट साइंस तो नहीं है। चलिए हम बताएं, हम ही बता देते हैं आपको। अगर विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है और साके लिखा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 135, क्योंकि विक्रम जहां आ रहा है वहां पे 135 वर्ष का अंतर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, किधर हो गया, 5 2 9 1928 कहाँ है, ये ताकि 1928 ये आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? स्ट्रेटिग्राफी जो होती है वो किस चीज को समझने, ये मतलब समझ लीजिए एक तरीके से स्ट्रेटिग्राफी जो होता है कहाँ काम आता है, ये मतलब काम आता है जहां आपका कोई पुराना चीज दबा हुआ है, ठीक है, जैसे धरती के अंदर कोई चीज दबा हुआ है यहाँ पे सालों से, वो उसका क्षय होता है, क्रमिक क्षय होता है, ठीक है, उस क्रमिक क्षय के बारे में जो पढ़ते हैं वो स्ट्रेटिग्राफी समझ लीजिए। स्तर विन्यास पद्धति मतलब स्तर बाय स्तर, जैसे कैसे हम लोग कहीं देखे थे अभी, तांबा का एक रथ पाया गया, और तांबा वहां नहीं था, मगर उसका चूंकि स्तर उसका वो मतलब समय के साथ साथ वो तांबा वहां से खत्म हो चुका था, कि मगर कुछ अंश ऐसा बचा हुआ था जो लग रहा था कि तांबा ही है, जो उसका मतलब पहचान बता रहा तो तांबा है। तो ये इसमें क्या होगा, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति के बारे में किस चीज को समझने में प्रयुक्त होती है, तो ये भौतिक अवशेष की क्रमिक निक्षेप के बारे में, ठीक है, उसको जो क्षय हो रहा है, ठीक है, दिन प्रतिदिन जो घटता जा रहा है उसको समझने के लिए, मतलब उस जो भी प्रोडक्ट है अंदर जो भी दबा हुआ है उसका जो डाउनफॉल हो रहा है उसको समझने के लिए क्या नाम स्ट्रेटिग्राफी का प्रयोग होता है, ठीक है। ये कोई मस्त अच्छा सवाल था ये हम लोग आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न है, कार्बन 14 जो है तिथि निर्धारण पद्धति में का विकास किसने किया? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? जो पता है तो उत्तर दीजिए। हेरोडोटस ने किया नहीं होगा, हीगल ने किया नहीं होगा, सब बीसी वाले लोग हैं। विंसेंट स्मिथ ये तो इतिहासकार वो थे, ये नहीं होंगे। और ये आखिरी में भाई साहब यही बैठते हैं, लिब्बी, बिलियर्ड लिब्बी, ये आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे इनका नाम, फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी नाम पढ़ने को मिला होगा कि कार्बन 14 का C14 का खोज किसने किया? बिलियर्ड लिब्बी ने किया। इनका पूरा नाम जो है
पूरा नाम तो भी नहीं मालूम, चलिए बिल्डर्ड लिब्बी इनका नाम है। जो ये कार्बन डेटिंग के लिए प्रसिद्ध हुए, इनका खोज हुआ जो 1960 में हुआ था। इसका खोज कब हुआ था? 1960 में खोज हुआ था। और इसके लिए एक बहुत खास बात है, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इनको नोबेल भी मिल चुका है। इसके लिए इनको देखना परेशान कर रखा है, नोबेल भी प्राप्त हुआ है इनको इसी खोज के लिए। बहुत ही मतलब समझ लीजिए क्रांतिकारी खोज था। इस कार्बन 14 के माध्यम से हम लोग किस वर्ष में क्या किसी भी वस्तु जो हम लोग पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त होता है उसका समय कालखंड जानने में बहुत मदद करता है ये कार्बन 14। ठीक है, इसके लिए चलिए जैसे कार्बन 14 के बारे में कुछ और बता दें। इसका जो अर्धायु काल होता है 5730 वर्ष होता है। ठीक है, अगला कार्बन 14 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए आ ही गया लग रहा है। काष्ठ, अस्थि और शंख का पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा चीज अपनाया गया है? कार्बन 14 तो बता ही देंगे आप लोग। इसका उत्तर होगा कार्बन 14। ठीक है, यही चीज तो भी हम ऊपर बता ही रहे थे। इसका भी बता ही दी कि अर्धायु काल 5730 वर्ष होता है। ठीक है, और ऑर्गन 14 के बारे में कुछ बता देते हैं। ऑर्गन 14 जो होता है ये भी आयु निर्धारण में काम आता है। ये पोटेशियम के साथ मिलाकर इसका कुछ बनाया जाता है, जिससे पोटेशियम के साथ मिलके ये भी कार्बन डेटिंग का मतलब डेटिंग का ही काम करता है। तो पत्थर हो गया, मूर्ति का टुकड़ा हो गया, इन सब का उम्र जानने के लिए आइसोटोप जो कार्बन 14 होता है उसका प्रयोग होता है। स्ट्रांशियम 90, स्ट्रांशियम 90 जो होता है ये इसका अर्ध आयु जो होता है वो 28.8 वर्ष होता है। 28.8 वर्ष। इसका उपयोग मतलब दवा उद्योग ये सब में होता है, मतलब इसे जांच से कोई लेना देना इसका नहीं है। मगर और ये खास बात ये है स्ट्रांशियम का कि न्यूक्लियर वेपन का जहां भी प्रयोग होता है या हुआ है या उसके बारे में कुछ जानकारी है तो स्ट्रांशियम 90 के माध्यम से ही पता चलता है कि ये रेडियो एक्टिविटी के जांच में काफी सहयोगी होता है। और यूरेनियम 38 का तो आपको मालूम ही होगा किस काम में आता है। किसको पता है? अगर पता है कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। ये प्लूटोनियम के निर्माण में काम आता है। इसका कार्य जो है प्लूटोनियम के निर्माण में आता है। प्लूटोनियम के निर्माण में इसका कार्य होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न है 39। चलिए तो बता ही देंगे आप लोग, हमको हमें तो लगता नहीं कि बताने की जरूरत है। कार्बन डेटिंग के निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होता है। कार्बन डेटिंग जो है निम्न में से किसकी आयु निर्धारण में प्रयुक्त होता है? जीवाश्म के, चट्टान के, पौधों के या इनमें से कोई नहीं? जीवाश्म के होता है। इसका सही उत्तर है जीवाश्म। अगला प्रश्न है प्राग इतिहास का अंत, प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? कब माना जाता है मालूम है? प्राग इतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? जब मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, मानव ने घर बनाना सीखा। आई होप सबको उत्तर पता चल ही गया होगा। उत्तर है जब मानव ने लिखना सीखा, क्योंकि इतिहास भी माना जाता है जब उसका कुछ साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य को पढ़ा जा सके, समझा जा सके, वो साक्ष्य। ठीक है, तो वो इतिहास का आरंभ माना गया है जहां मानव ने लिखना शुरू किया। हालांकि हड़प्पा में भी लिपियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, मगर वो हड़प्पा वाला जो लिपि है वो चित्रात्मक है। हड़प्पा वाला जो लिपि है चित्रात्मक है, जिसको अभी तक डिकोड किया नहीं जा सका है, तो उसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मगर
कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसका उम्र पता चल चुका है, मगर हड़प्पा के जो लिपि को डिकोड नहीं किया जा सका है, तो इसको सही से अब तक समझा नहीं जा सका क्या लिपि में कहा गया है। अगला सवाल है 41वां प्रश्न, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल, भारत के संबंध में ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है? 30 लाख ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 347 ईस्वी से। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। मगर ये देखिए कई चीजों का हम लोग यहाँ ऐसे तो हम लोग को सनातन होने का बहुत सारा सबूत है, लेकिन जो अंग्रेजों द्वारा माना है, जो अंग्रेज मानते हैं उनका माना हुआ वो उसके हिसाब से 600 ईसा पूर्व है। मतलब ये समझ लीजिए बुद्ध का समय है, महावीर का समय है ये, क्योंकि उसी समय से बुद्ध महावीर का समय है ये, जो 600 ईसा पूर्व है, बुद्ध महावीर का ईसा है। हालांकि उससे बाद ही में पैदा हुए हैं, मगर 600 ईसा पूर्व उन्हीं लोग के समय का है। मतलब जरासंध ये सब थी उस समय, ठीक है। ये चीज आप समझ जाइए कि हम लोग का जो इतिहास माना गया है 600 ईसा पूर्व से शुरू माना गया है, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा। वहीं से अभी हम लोग आप प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो 600 ईसा पूर्व से ही शुरुआत आपको दिखेगा। अगला प्रश्न है 42वां, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण है। तो क्या प्रमाण है? लेखन का प्रमाण, तांबा, कला या मिट्टी के बर्तन का। सिंधु में किसका प्रमाण प्राप्त होता है आपको? ठीक है, 42वां प्रश्न है, इसका उत्तर है लेखन। लेखन, ठीक है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें लेखन का प्रमाण प्राप्त हुआ, पहले चित्रात्मक प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है मगर प्राप्त हुआ। अगला है शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर का निम्नलिखित में किन तिथियों के अनुरूप होती है? तो इसका आपको इसका उत्तर है, इसको पता है? इसका उत्तर शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो हम लोग यहाँ चैत्र 1 से ग्रेगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों के अनुरूप होता है। इसका उत्तर सही उत्तर है 22 मार्च या 21 मार्च। 22 मार्च या 21 मार्च, ठीक है। इसका सही उत्तर है 22 मार्च और या 21 मार्च, ठीक है। इसका ये मान लेंगे। और अगला जो है 44वां, इसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। इस इतिहासकार ने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। हेरोडोटस, सिसरो नहीं, प्लिनी नहीं, सेलेरियस नहीं, सेलेरियस। तो इसका उत्तर सेलेरियस होगा, ठीक है। इसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और 3 भागों में, जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं हम लोग, एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, ये सेलेरियस ने बताया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला 45वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के आरंभ का निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? इनमें से किसने दिया? फाहियान ने, हिंसांग ने, अल-मसूदी ने या अल-बुर्नी ने? इसको उनको आराम से पता होगा जो गुप्त संवत, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और बाकी जो गुप्त काल, समुद्रगुप्त, सब जितने लोग थे, उनके उस समय किसने यात्रा किया था? आपको पता है ये? इसका यात्रा किया था फाहियान ने।